जय हिंद दोस्तों। यूसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की लेक्चर हमारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लेक्चर है। ये हमारी फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि राइट्स क्या है। राइट्स होती है वैसी फ्रीडम जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्टेटस को अपलिफ्ट करे, उनके वेलबींग को अपलिफ्ट करे, उसे आप राइट्स कहते हो। वहीं अगर आप इसमें टर्म ऐड कर दो फंडामेंटल, तो वैसे राइट्स जो आपके लॉ ऑफ द लैंड से डिराइव्ड हो, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड हो, उसे आप फंडामेंटल राइट्स कहोगे। ये तो हो गई एक सिंपल सी बात कि फंडामेंटल राइट्स होती क्या है। इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं सबसे पहले हम लोग, जिससे इजीली आप क्वेश्चन अपने एग्जाम में देख सकते हो। फंडामेंटल राइट अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ये आपका पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव्ड है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव्ड है। वहीं अगर आप आर्टिकल की बात करोगे तो ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में डील होता है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35। फंडामेंटल राइट्स को आप मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो। वहीं आप देखोगे, ये तो हो गई फैक्ट चल रही है हमारी। एक और देखोगे आप तो जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपका बोरो किया गया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। बोरो कहां से किया गया था? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, जहां पे इसे बिल ऑफ राइट्स कहते थे। बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अब एक चीज यहां समझने वाली है कि ये जो आपका बिल ऑफ राइट्स है और हमारे इंडिया में इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, क्या ये दोनों इक्वली है? क्या इन दोनों के बीच में समानता है? हाँ जी, समानता है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस भी हैं। जैसे यूएसए के अंदर एक आपका राइट्स है राइट टू होल्ड आर्म। राइट टू होल्ड आर्म मतलब वहां पे गन रखने की आजादी है, लेकिन ऐसा आजादी आपके फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये तो बात हो गई हमारी फैक्ट से रिलेटेड। अब कुछ और आगे फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट इन नेचर नहीं है। परमानेंट इन नेचर नहीं है। दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपकी फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन कर सकती है। स्ट्रक डाउन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे, इन केशवानंद भारती केस की पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को स्ट्रक डाउन कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन वो जो फंडामेंटल राइट रहेगा जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो, वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म नहीं करना चाहिए। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। वो जो भी अमेंडमेंट होगा वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो हमारा फंडामेंटल राइट होता है ये परमानेंट इन नेचर नहीं होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। वहीं अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे अगर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी होती है उस समय फंडामेंटल राइट आपके ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं।
सस्पेंड हो जाते हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट भी आपका सस्पेंड होता है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट जो होता है ये आपका एब्सोल्यूट नहीं है, ये इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी के समय आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, लेकिन यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 20 एंड दूसरा है आर्टिकल 21। ये जो दोनों आर्टिकल है ये आपका सस्पेंड नहीं होता है, सस्पेंड नहीं होता है। ये आपका परमानेंट आर्टिकल है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका परमानेंट आर्टिकल है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। वहीं एक और फैक्ट आप नोट डाउन कर सकते हो कि जब लिमिटेशन लगती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ड्यूरिंग इमरजेंसी, उस समय आपकी आर्टिकल 19, इसे नोट डाउन कर सकते हो, आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड होता है, सस्पेंड होता है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, ये जो आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे सस्पेंड होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे सस्पेंड होगा। ये आर्टिकल आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसे आप आर्म्ड रिबेलियन भी कहते हो, उसके बेसिस पे ये सस्पेंड नहीं होगा। इस पॉइंट को आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 19 जब भी इमरजेंसी होगा उस समय ये सस्पेंड होगी, नेशनल इमरजेंसी के समय, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे सस्पेंड होगी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे, जिसे आप आर्म रिबेलियन कहते हो, उसके बेसिस पे ये सस्पेंड नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी फैक्ट आपकी क्लियर होगी। अब कुछ और आगे की बात कर ले हम लोग। अब अगर आप देखोगे कुछ और अगर बात करें तो ये जो आपका फंडामेंटल राइट होता है, फंडामेंटल राइट होता है, ये स्टेट के ऊपर एक लिमिटेशन क्रिएट करता है। फंडामेंटल राइट जो है ये एक लिमिटेशन क्रिएट करता है स्टेट के ऊपर। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है? स्टेट का मतलब आप यहां पे राज्य के बारे में नहीं समझना, स्टेट का डेफिनेशन कुछ और है जो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये एक लिमिटेशन क्रिएट करता है आपके स्टेट के ऊपर, वहीं ये सिटीजन को या पर्सन को, सिटीजन को या पर्सन को राइट्स देता है, फ्रीडम देता है कुछ करने का। मतलब क्या है? ये वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है, वाइसे वर्सा ये ट्रू नहीं है। क्या मतलब हो गया इसका? कि सपोज आप एक आर्टिकल ले लो, आर्टिकल 17 ले लो आप, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंसान में भेदभाव नहीं कर सकती है, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। लेकिन क्या स्टेट के अगेंस्ट ऐसे चीजें हो सकती है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा होता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। स्टेट के जो पावर होते हैं उन्हें कर्टेल किया जाता है, उन्हें कर्टेल किया जाता है। वहीं सिटीजन के पावर को इनहांस किया जाता है। सिटीजन या पर्सन के पावर को इनहांस किया जाता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। आई होप ये चीजें भी आपके क्लियर होगी कि ये स्टेट के पावर को फंडामेंटल राइट कर्टेल करता है, वहीं सिटीजन को पावर को, सिटीजन या पर्सन के पावर को इनहांस करता है। तो ये भी डिफरेंसेस आप नोट डाउन कर सकते हो, ये भी एक फैक्ट है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपकी क्लियर होगी। अब कुछ हम लोग बात करते हैं, ये तो सारी चीजें हो गई हमारी फैक्ट से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो सकता है आपके सीएपीएफ के पेपर 1 एग्जाम में। तो इतने पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो फंडामेंटल राइट अगर आप देखोगे तो आपके सीएपीएफ के एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
उसकी इंपॉर्टेंस जब हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे या आप खुद से भी अगर क्वेश्चन देखोगे तब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। वहीं अगर आप देखोगे कि यहां पे देखो हमने ये सब बातें कर चुकी है। इंसाइड कहां है? ये आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 12 से 35। ये सब बातें आपसे मेरी हो चुकी है। वहीं देख लो एसेंशियल फॉर सीएपीएफ एग्जाम, ये आपका पेपर 1 में भी आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर 2 में भी आप कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में। वहीं आपका इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है फंडामेंटल राइट। यहां तक उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, डिटेल में बात करते हैं। पूरे फंडामेंटल राइट को हम लोग देखते हैं। मैंने क्या कहा था आपको कि आपका फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है आर्टिकल 12 से 35, ये है आपका आर्टिकल। वहीं आप देखोगे कि यहां पे लिखा हुआ है ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। यहां पे आप आर्टिकल देखोगे तो यहां पे आर्टिकल शुरू हो रहा है 14 से। ध्यान से देखना आर्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है? 14 से। जा कहां तक रहा है? आर्टिकल 32 तक। आर्टिकल 32 तक ये जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे पहले आपके दो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 एंड 13। इसके बाद आपके दो आर्टिकल है 33, 34 एंड 35। तो ये जो आर्टिकल है ये कहां गए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले हम लोग ये दोनों आर्टिकल को देखते हैं एंड देन सीक्वेंस में यहां से डील करना स्टार्ट करते हैं एंड देन 32 के बाद इन तीनों आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं आप, अब एक एक करके लिखना शुरू करो आप। आर्टिकल 12। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट स्टेट के पावर को कर्टेल करता है, वहीं इंडिविजुअल के पावर को इनहांस करता है। तो ये हमने एक टर्म यूज किया था स्टेट, उसी का डेफिनेशन आपका आर्टिकल 12 में दिया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसमें क्या बताया है कि आप स्टेट के अंदर किस किस ऑर्गेनाइजेशन को, किस किस डिपार्टमेंट को कंसीडर कर सकते हो। आर्टिकल 12 ने कहा है कि स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा, लोकल बॉडीज भी आएंगे एंड देन जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो भी आएंगे। जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो भी आएंगे, जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो भी आएंगे। मतलब होलिस्टिकली देखा जाए तो सारे कुछ आपके आर्टिकल 12 के अंदर आएगा। साथ ही साथ वैसे प्राइवेट इंडिविजुअल भी आएंगे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे जो आपके गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो काम कर रहे हो। वैसे भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल आर्टिकल 12 के डेफिनेशन में आएंगे। उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल भी आपका क्लियर होगा, आर्टिकल 12। तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी आर्टिकल है आर्टिकल 12, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 इसमें क्या कहता है कि अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा फ्रेम हो, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्मुलेट हो, फ्रेम्ड हो, अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा, किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा, वैसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। एनी लॉ इफ inconsistent with any of fundamental right, then Supreme Court immediately declare
दैट लॉ टू बी null and void, to be null and void. आई होप ये आर्टिकल भी आपका क्लियर होगा। आर्टिकल 13 सिंपली क्या कह रहा है, कोई भी लॉ अगर आपकी पार्लियामेंट बनाए और वो लॉ आपके किसी भी फंडामेंटल राइट के पावर को कर्टेल करे, तो वैसे लॉ को आपके सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली स्ट्रक डाउन कर देंगे, उसे नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपका, ये आर्टिकल भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, यही आर्टिकल में आर्टिकल 13 के अंदर ही जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी बात हुई है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखना, जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी आर्टिकल 13 के अंदर ही बात होती है। ये तो बात हो गई हमारी आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 से रिलेटेड बातें। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट से ऊपर आर्टिकल को। ये तो हमारी बात हो गई, जो 2 आर्टिकल हमारी स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा आर्टिकल थी उसे हमने देख लिया। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर होगी, यहां तक आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को। उससे पहले आप एक चीज समझ लेना, आपके पास टोटल जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल जो आपके पास फंडामेंटल राइट है या जो थे, सबसे पहले समझते हैं थे के बारे में। टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम। तीसरा है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एंड सिक्स्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये तो हमारी हो गई 6 राइट जो अभी प्रेजेंटली प्रिवेल कर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर। एक इंपॉर्टेंट है 7th, जिसे आप कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो राइट है ये अब आपके फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है, इससे सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछ रखा है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, अब ये आपका लीगल राइट बन चुका है, लीगल राइट बन चुका है अंडर आर्टिकल 300A। आर्टिकल कौन सा है? 300A। ठीक है, अब ये आर्टिकल 300A आया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा। कैसे हटा? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट से हटा। उसको ध्यान रख लेना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसको आप नोट डाउन करके स्टार मार्क लगा लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 एक फंडामेंटल राइट था, जिसे अब लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A विद द हेल्प ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये तो ऐसी चीज है जो आपको पता होगा, मे भी आपको पता होगा, लेकिन एक फैक्ट यहां पे आपको मे भी नहीं पता होगा। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के हेल्प से हटा, इन्होंने एक और राइट को आपके फंडामेंटल राइट से हटाया था, जो आर्टिकल था आपका आर्टिकल
19 क्लॉज एफ, जिसमें भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात हुई है। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 19 है, उसी में आर्टिकल 19 क्लॉज एफ है, राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर बात हुई है। इसे भी स्ट्रक डाउन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। वहीं देख लो आप, राइट टू इक्वेलिटी जो है, ये आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में डील होता है। वहीं राइट टू फ्रीडम जो है, ये आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में डील होता है। वहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये आपका आर्टिकल 23 से 24 के बीच में डील होता है। वहीं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डील होता है। एंड देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 30। तो यहां तक भी आप नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल 14 से रिलेटेड बातें करते हैं। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं? राइट टू इक्वेलिटी के बारे में। अब अगर आप देखोगे, सबसे अब हम लोग क्या करेंगे? राइट टू इक्वेलिटी को देखने जा रहे हैं। राइट टू इक्वेलिटी, यह है आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, राइट। अब सबसे पहले हम लोग पांचों आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या है? इसे आप नोट डाउन करते चलना। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये तो हो गई 5 आर्टिकल। क्या आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मे भी पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, हम लोग को इसमें थोड़ा अब डिटेल जाना है। तो एक एक करके अब हम लोग आर्टिकल को डिटेल में डील करते हैं। पहला हमारा क्या है? आर्टिकल 14। अब ये आर्टिकल है क्या? ये आर्टिकल है जिसमें कहता है द स्टेट shall not deny to any person equality before law and equal protection of law आई होप ये स्टेटमेंट एटलीस्ट क्लियर होगा। आर्टिकल 14 क्या है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। ये पॉइंट याद रखना, एनी पर्सन। इसका मतलब क्या है? अगर आपसे स्टेटमेंट फ्रेम हो जाए कि क्या जो आर्टिकल 14 है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए वैलिड है या नॉन सिटीजन के लिए वैलिड है, तो ये जो आपका आर्टिकल 14 है ये सिटीजन यानी कि सी प्लस नॉन सिटीजन यानी कि एन सी, ये दोनों के लिए वैलिड है। तो स्टेटमेंट अगर ऐसे कुछ फ्रेम हो जाए तो कंफ्यूज नहीं होना आप। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन टू देयर इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, ये फैक्ट को ध्यान रखना, एनी पर्सन। अब ये जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, ये जो टर्म है, ये आपका ब्रिटिश ओरिजिन है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ये टर्म जो है ये आपका ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब इसका जेनेसिस क्या है? ब्रिटिश से। वहीं ये जो टर्म है ये एक निगेटिव कोनोटेशन को डिफाइन करता है। कैसे करता है हम लोग अभी जस्ट समझने वाले हैं। सेकंड जो टर्म है वो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये जो आपका टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये टर्म आपका यूएसए से ओरिजिन हुआ है और ये आपका पॉजिटिव कोनोटेशन को डिफाइन करता है। वहीं एक फैक्ट याद रख लेना, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये टर्म आपका
रूल ऑफ लॉ से डिराइव्ड हुआ है, रूल ऑफ लॉ से डिराइव्ड हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो रूल ऑफ लॉ टर्म है, इसे एवी डाइसी ने कॉइन किया था, एवी डाइसी ने कॉइन किया था। ठीक है, रूल ऑफ लॉ कहां से डिराइव्ड हुआ है? आपके ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसी ने आपके इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिराइव किया है। ठीक है, वहीं ये जो टर्म है रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा कॉइन हुआ है? तो एवी डाइसी के द्वारा। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी इंडिविजुअल, इसे ही आप रूल ऑफ लॉ कहते हो। ठीक है, इसे ही आप इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कहते हो। तो ये टर्म को ध्यान रखना, किसने डिराइव किया? एवी डाइसी ने। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसे ही आप इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कहते हो या आप रूल ऑफ लॉ भी कहते हो। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो आपका टर्म है, आपका टर्म है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपने क्या देखा कि ये टर्म कहां से आया है? आपके यूएसए के ओरिजिन से है, और ये निगेटिव साइन डिनोट करता है। निगेटिव, ये यहां पे सबसे पहले समझो कि ब्रिटिश ओरिजिन में निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये इन जनरल है, ये एब्सेंस कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा, इसलिए ये निगेटिव साइन को दिखा रहा है। वहीं यूएसए का जो आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये पॉजिटिव साइन को दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसमें कहता है कि अगर कोई लॉ शुड बी फेयरली एप्लीकेबल टू ऑल। ठीक है, ठीक है, कोई भी लॉ अगर फॉर्म हो रहा है तो वो फेयरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा इन सेम सिचुएशनल पर्सन। दैट मीन्स जिस लेवल के जो पर्सन रहेंगे उनके लिए जो भी लॉ फॉर्मुलेट होगा वो इक्वली उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इस पॉइंट को ध्यान रखना। सेम शुड बी ट्रीटेड सेम, एंड अगर कुछ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो दैट विल बी ट्रीटेड डिफरेंट। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। आर्टिकल 14 को इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये सारी बातें आप नोट डाउन अपने नोटबुक में कर सकते हो। अब तो ये तो बात हो गई आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपने देखा एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। क्या ये जो आर्टिकल आपका 14 है, क्या ये यूनिवर्सली ट्रू है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये आर्टिकल को भी समझना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इनके एक्सेप्शन है। अगर आप एक्सेप्शन की बात करोगे तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको इस चीज को प्रूव करते हैं कि आर्टिकल 14 यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। कुछ एक्सेप्शन इसके अंदर है, तो वो एक्सेप्शन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेप्शन सबसे पहला हमारा आर्टिकल 361। अब ये आर्टिकल 361 है क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, आप उसे नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 361 कहता है स्पेशल प्रिविलेज टू गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। मतलब आप और मैं गवर्नर और प्रेसिडेंट की इक्वली तो नहीं हो सकते हैं, उनको कुछ तो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा। वही बात आपकी आर्टिकल 361 में हुई है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज टू गवर्नर
एंड प्रेसिडेंट। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है दैट विल बी आर्टिकल 105। अब ये आर्टिकल है क्या? एक्स्ट्रा प्रिविलेज टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है। यह बात कौन कर रहा है? आपका आर्टिकल 105। सेम आपका आर्टिकल 194 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक्स्ट्रा प्रिविलेज टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है वो बातें आपकी आर्टिकल 194 में हो रही है। ये 3 आर्टिकल को आप स्टार मार्क लगा के इंपॉर्टेंट कर लेना। नेक्स्ट आपका एक और इंपॉर्टेंट है, वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 31C। ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ये आर्टिकल है क्या? आर्टिकल 31 इसमें कहता है, इसमें सबसे पहले समझो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपका आर्टिकल 31 आ रहा है, आर्टिकल 31 आएगा, आर्टिकल 31C आएगा, देन आपका ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर आर्टिकल 31C आ रहा तो आपका आर्टिकल 14 आउट हो जाएगा। दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, एक आएगा एक जाएगा, दूसरा आएगा पहला जाएगा। ठीक है, अब ये आर्टिकल है क्या? आर्टिकल 31 इसमें कहता है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना रही है अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C, देन ये जो आपका लॉ बन रहा अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देन ये लॉ आपका आर्टिकल 14 के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता है। दो DPSP जस्टिसिएबल इन नेचर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आर्टिकल आपका आर्टिकल 14 के ऊपर हावी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हो। ये चारों आपका एक्सेप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 31C को ध्यान रखना आप, क्योंकि यहां पे बात आपके DPSP से रिलेटेड होती है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमारी बात हो गई आर्टिकल 14 से रिलेटेड। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के आर्टिकल 15 से बातें करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग UPSC CAPF एग्जाम। जय हिंद।